हेलो दोस्तों, वेलकम टू चिवर्स अकेडमी। आज है 31 मई और 31 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सब के फैक्ट्स और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स, अदर वो एसएससी का CHSL हो, CGL हो, जूनियर इंजीनियर हो या तो फिर रेलवे का NTPC, ग्रुप डी, IBPS, BPSC, UPPSC या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो ये रहा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या वो लोग जो इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए अपने इस इंटरेस्टिंग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, DPIIT ने एक इंडेक्स जारी किया है 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का, उसके ग्रोथ रेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। अप्रैल 2020 में ये ग्रोथ रेट 8 इंडस्ट्री का कितने % तक डिक्लाइन हुआ? तो इसका आंसर है B, 38%। अब फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, जो भी कोरोना वायरस के पैंडेमिक के कारण, कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, इस ड्यूरेशन में सारे जो भी सेक्टर हैं, ये कोर सेक्टर की बात हुई, इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर्स और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं फ्रेंड्स जो कि अफेक्टेड हुए हैं। अब DPIIT, जिसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, फुल फॉर्म डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसका फुल फॉर्म है। इसके द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया जिसमें ग्रोथ रेट को बताया गया है इस सेक्टर्स के। तो इस सेक्टर के ग्रोथ रेट में जो इस बार इस मंथ के ग्रोथ रेट में जो डिक्लाइन दिखा गया, गिरावट देखी गई है, वो 38.1% की गिरावट देखी गई है फ्रेंड्स। कुछ डेटा जो DPIIT के द्वारा दिया गया उसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये है ग्राफ DPIIT के द्वारा, ये रहा मार्च में हम लोग देखें तो ये -9% का गिरावट था फ्रेंड्स। अब जैसे ही इस मंथ में देखें, अगर इस मंथ का अप्रैल में, तो -38.1%, मतलब 38.1% की गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, इसके अगर डिटेल को देखते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये DPIIT का फुल फॉर्म है, इसको ध्यान रखेंगे। एक रिलीज़ किया है इन्होंने एक डेटा 8 कोर इंडस्ट्री के बारे में अप्रैल 2020 में, इसको जरूर याद रखें। 38 पॉइंट रिकॉर्ड गिरावट है फ्रेंड्स, ये 38.1% की गिरावट देखी गई है। मार्च में 9% की गिरावट थी और इसके कंपेरिजन में ये बहुत ज़्यादा डिक्लाइनेशन है। इसके अलावा और कुछ फैक्ट्स की बात करें इससे रिलेटेड, इसमें 8 जो कोर सेक्टर आते हैं फ्रेंड्स, वो आता है कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। इन सब में गिरावट आई। जैसे कोल में बात करें तो 15.5% की गिरावट, क्रूड ऑयल में 6.4%, नेचुरल गैस में 19.9%, रिफाइनरी में 24.2%, फर्टिलाइजर में 4.5%, स्टील में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई है 83.9% स्टील के प्रोडक्शन में। सीमेंट प्रोडक्शन में सबसे मैक्सिमम, ये सेकंड मैक्सिमम था, ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सीमेंट में देखा गया है क्योंकि अभी मैक्सिमम जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है वो सारा बंद पड़ा है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में 22.8% की गिरावट है। ये था ये इस क्वेश्चन का डिटेल। अब फ्रेंड्स, DPIIT के द्वारा एक और डेटा जारी किया गया है, इसको मैं क्वेश्चन के रूप में ना लेके यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। तो ये डेटा दिया गया है FDI से रिलेटेड, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI क्या है?
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसका फुल फॉर्म है। ये होता क्या है, किसी एक कंट्री में, कंट्री वन सपोज मान लेते हैं, किसी दूसरे कंट्री का कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर डायरेक्टली यहाँ पे किया जाता है, यहाँ से प्रॉफिट अर्न करके उस कंट्री में ले जाया जाता है, ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं। अब इसमें एक तो बेनिफिट है कि यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया, दूसरा बेनिफिट है कि यहाँ का जो पैसा होगा वो दूसरे कंट्री में चला जाएगा। चलिए उस मुद्दे पे अपन नहीं चलते हैं। इस डेटा में जो दिया गया है वो दिया गया 19-20 के सेक्टर में, 19-20 के ईयर में जो FDI था वो 49.9% से बढ़कर 73.4% हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके और कुछ और डिटेलिंग को देखते हैं। तो ये FDI में इंडिया जो है 13% का ग्रोथ किया इंडिया में, तो $49.97 बिलियन के इस फाइनेंशियल ईयर में इंक्रीमेंट देखी गई है FDI में। अब जो FDI हुआ फ्रेंड्स, मैक्सिमम सर्विस सेक्टर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर में, टेलीकम्युनिकेशन में, ऑटोमोबाइल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में हुआ। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला फॉरेन की जो कंट्री है उसके जितने भी कंपनीज़ हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाला कंट्री इंडिया में सिंगापुर का सबसे ज़्यादा FDI इंडिया में, उसके बाद मॉरिशियस। तो इसको याद रखेंगे ज़रूर, सिंगापुर लगातार हर साल यही बना रहता है टॉप पे। नेक्स्ट, अगर ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से एक क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स आपके लिए कि जो स्टेट है, ये तो पूरा इंडिया के बाद इंडिया में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो वो याद रखेंगे महाराष्ट्र में FDI सबसे ज़्यादा आया है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो सेकंड नंबर पर कर्नाटक और थर्ड पे दिल्ली। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट FDI। इसके अलावा इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फंडिंग किया गया वो सिंगापुर के द्वारा। तो इतने 2-3 पॉइंट को याद रखेंगे, ये 2 पॉइंट हो गया, और एक ये जरूर याद रखें कि कितने % की इंक्रीमेंट हुई है FDI में इंडिया में, 13% की। थर्ड क्वेश्चन कि टोटल जो 8 कोर सेक्टर में उसमें कितने % की प्रोडक्शन में गिरावट आई है, वो भी याद रखेंगे, 38.1% इसका डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बागजन वाइल्डफील्ड न्यूज़ में था फ्रेंड्स। क्यों न्यूज़ में था, तो यहाँ एक गैस एक्सप्लोजन हुआ था। गैस एक्सप्लोजन के कारण ये न्यूज़ में था। ये जो बागजन वाइल्डफील्ड है ये किस स्टेट में है, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप, किस स्टेट में है। चलिए इसका आंसर देते हैं। तो ये बागजन वाइल्डफील्ड आसाम में है। अब हुआ क्या था यहाँ पे कि जो गैस पाइपलाइन था उसमें एक एक्सप्लोजन हुआ था फ्रेंड्स, जिसके कारण अभी तक तो कोई कैजुअलिटी का न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे एक एक्सप्लोजन हुआ था। अब अगर बात करते हैं इस बागजन ऑयल फील्ड की, तो ये ऑपरेट किया जाता है अभी ऑयल इंडिया के द्वारा। इसके अलावा अगर फ्रेंड्स कुछ और बात करें, एक स्टैटिक क्वेश्चन देखते हैं असम के बारे में। असम में एक रिफाइनरी है जिसका नाम डिगबोई रिफाइनरी है। अब ये रिफाइनरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ओल्डेस्ट इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट रिफाइनरी कौन सी है, वो याद रखेंगे, डिगबोई रिफाइनरी। फिर से आते हैं इस क्वेश्चन पे, बागजन ऑयल फील्ड किस जगह पे आसाम में। तो मैप से अगर देखें इसको, तो ये जो बागजन ऑयल फील्ड है ये आसाम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, आसाम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। इस चीज़ को भी याद रखें, हो सकता है आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए, स्टेट ना पूछ के। ये पूरा आसाम का मैप है। अब बात आई अगर आसाम की, तो आसाम को देखते हैं। तो ये रहा मैप में आसाम, वो जूम्ड मैप आपने देखा अभी। यहाँ पे CM, यहाँ के CM सर्बानंद सोनोवाल हैं,
और गवर्नर प्रेजेंट टाइम पे जगदीश मुखी। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो लोकसभा की यहाँ 14 सीटें, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 126 सीट्स है। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि फ्रीक्वेंट एग्जाम में पूछा जाता है, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। पहला काजीरंगा नेशनल पार्क, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया। काजीरंगा नेशनल पार्क किस स्टेट में है तो याद रखेंगे, आसाम। सेकंड इंपॉर्टेंट मानस नेशनल पार्क, ये दो बहुत ही फ्रीक्वेंट आता है एग्जाम में, तो इसको याद रखेंगे। काजीरंगा और मानस दोनों असम में है। तीसरा इंपॉर्टेंट डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क भी असम में है फ्रेंड्स, तो इसको भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 3 तो जरूर याद रखें। इसके अलावा नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, ये सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं असम के। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्निप्रस्थ नाम का एक मिसाइल पार्क लॉन्च किया गया है। ये मिसाइल हिस्ट्री को बताएगा किस नेवल बेस के। इस अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क में इंडियन नेवी के किस बेस के मिसाइल के हिस्ट्री को बताया जाएगा। इस क्वेश्चन को करेंगे। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, INS कलिंग। INS कलिंग के जितने भी मिसाइल हिस्ट्री हैं उसको इस मिसाइल पार्क में संग्रहित किया गया है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, क्यों है इसमें? क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, इस मिसाइल पार्क को इम्पॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रख देंगे। इस मिसाइल पार्क को 2 मेगावाट सोलर पावर से चलाया जाने वाला ये मिसाइल पार्क बनेगा। ठीक है, इतने याद रखेंगे डिटेल को। अब इसके बाद अगर बात करते हैं तो ये मिसाइल पार्क जो सोलर पावर पे चलाया जा रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया नेशनल सोलर मिशन के अंतर्गत आता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये जो INS कलिंग है, INS कलिंग का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में, याद रखेंगे। और ये विशाखापट्टनम, और ये इंडियन नेवी का ईस्टर्न नेवल कमांड है, तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। तो अग्निप्रस्थ नाम का एक मिसाइल पार्क खोला गया है, वो कहाँ पे? INS कलिंग में, और ये विशाखापट्टनम इसका हेडक्वार्टर, और ये ईस्टर्न नेवल कमांड के अंतर्गत आता है। और इम्पोर्टेंट क्या होगा इससे कि फुल सोलर पावर पे बनाया गया मिसाइल पार्क है। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी फ्रेंड्स। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्ट्री HRD मिनिस्ट्री जो है उनके द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान लॉन्च किया गया था। अब उन्होंने उसको इनोवेटिव वे में देखने के लिए डिजिटली इसको कुछ इम्प्लीमेंट किया, डिजिटल तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। तो क्वेश्चन है कि इस एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर है ए, 2015 में। 2015 में एक भारत श्रेष्ठ भारत को लॉन्च किया गया। अब मकसद क्या है एक भारत श्रेष्ठ भारत का? इसमें कुछ वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि ये डिजिटल तरीके से लोगों तक पहुंचेगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना जो इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स और यूटी में लोग अलग अलग रह रहे हैं, उनको एक तरीके से जोड़ना और यूनाइट करना है। 31 अक्टूबर 2015 को लॉन्च किया गया था, और इसमें कहा गया था कि जो भी भिन्न भिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लोग हैं, इनके बीच पारस्परिक संपर्क और पारस्परिकता के माध्यम से ये मनाया जाएगा। इसके अलावा जो भी अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनको एक साथ जोड़ा जाएगा।
इसके दौरान वे भाषा, साहित्य, भोजन, त्यौहार और आदि क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ एक संरचित ढंग से साझा करेंगे अपने कल्चर को। इसीलिए ये अभियान लाया गया था। इतनी डिटेल याद रखेंगे। अभी इम्पोर्टेंट क्यों हुआ, तो गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स को डिजिटल लॉन्च किया है। अब डिजिटली इसलिए किया गया क्योंकि हम लोग जानते हैं अभी जो लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस के कारण, इसके कारण लोग डिजिटल तरीके से ही एक लोग दूसरे के कल्चर को या एक दूसरे के संस्कृति को समझ पाए। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बल रोड बनाने का एक प्रोग्राम लाया गया है, वो किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। आपने अगर न्यूज़ से टच में होंगे आप तो आपने सुना होगा इसके बारे में। हर्बल रोड एक स्टेट है जहाँ पे लाया गया है, हर्बल रोड वहाँ बनाया जाएगा। हर्बल रोड्स का ये मतलब नहीं है फ्रेंड्स कि जो हर्बल प्लांट्स होंगे उनको कन्वर्ट करके रोड बनाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले इसके आंसर को देखते हैं, उसके बाद चलते हैं इसके डिटेल की ओर। तो इसको स्टार्ट किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ सेलेक्टेड रोड्स को हर्बल रोड बनाने का प्लान किया है। अब ये हर्बल रोड इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों है, तो हर्बल रोड में क्या था कि जो भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स या बात करें तो फ्रूटफुल प्लांट्स, रोड के किनारे किनारे दोनों साइड रोड, ये रोड अगर तो इसके रोड के दोनों साइड ये सब प्लांट लगाया जाएगा। इससे होगा क्या कि जो भी ज़रूरतें पड़ेगी मेडिसिनल यूज़ के लिए वो भी इजीली अवेलेबल। अब ये कुछ प्लांट्स है इसमें जो कि लगाया जाएगा इस मेडिसिनल और फ्रूटफुल यूज़ के लिए। फ्रूटफुल जो भी पेड़ होंगे वो कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो जैसे कि आंवला मेडिसिनल यूज़ के लिए भी है, फ्रूट के लिए भी है। नीम का पेड़ भी इम्पॉर्टेंट है मेडिसिनल यूज़ के लिए। इसके बाद पीपल के बाद जामुन, सहजन, बेल आदि इस तरह के प्लांट्स लगाए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे इसी को नाम दिया गया हर्बल रोड लगाया जा रहा है, तो इस गवर्नमेंट ने इसे हर्बल रोड कहा। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो देखते हैं, ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। यहाँ पे प्रेजेंट टाइप पे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, आप लोग जानते होंगे इनको नाम से। और यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की यहाँ 80 सीटें, मैक्सिमम सीट्स यहीं पे है फ्रेंड्स। राज्यसभा की 31 सीटें और 403 सीट में यहाँ विधानसभा का इलेक्शन होता है और एक सीट नॉमिनेट किया जाता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क है, उसको भी याद रखेंगे, बहुत फ्रिक्वेंट पूछा जाता है। दुधवा नेशनल पार्क इकलौता नेशनल पार्क यहाँ पे। इसके अलावा बात करें टाइगर रिजर्व तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इतने इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, इसमें याद रखेंगे। दुधवा और पीलीभीत तो जरूर याद रखें, बहुत आता है एग्जाम में। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन पे थी। अब अगले क्वेश्चन को देखें। तो अगला क्वेश्चन है, तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑनलाइन कैरियर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जा रहा है नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट, श्रम और रोजगार मंत्रालय, इनके द्वारा ऑनलाइन करियर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के द्वारा। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, जो ये ऑनलाइन करियर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसको घर बैठे आप बहुत सारे चीज़ों पे गवर्नमेंट ट्रेनिंग देगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार सेतु नाम का स्कीम एक लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स, वो किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। रोजगार सेतु बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोग्राम लाया गया है। इसमें होगा क्या
कि इसमें जो स्किल्ड वर्कर होंगे उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। अब जो लोग लॉकडाउन में बाहर रहते थे स्टेट से, माइग्रेंट वर्कर जो थे, वो अब वापस आ गए हैं घर पे अपने सभी स्टेट के, तो उनको रोज़गार देना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब बात आया फ्रेंड्स मध्य प्रदेश क्वेश्चन में, तो मध्य प्रदेश के बारे में देखें तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, सीएम यहाँ के शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर लालजी टंडन है। यहाँ पे राज्यसभा के 11 सीटें, लोकसभा की 29 और विधानसभा पे 230 सीट पे इलेक्शन होता है। अब यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क, यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क जरूर याद रखें, संजय नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये तीनों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसके अलावा पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, ये 6 जो मैंने नाम लिया ये बहुत ही फ्रीक्वेंट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, तो इसको ट्रिपल स्टार करके अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। इसके अलावा वन विहार नेशनल पार्क, एक और नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इतनी डिटेल को याद रखेंगे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से रिलेटेड या मध्य प्रदेश स्टेट से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय, अभी ये चर्चा में था फ्रेंड्स, इनकी अभी बर्थ एनिवर्सरी थी तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। तो इसका आंसर है वीडी सावरकर। आप लोगों ने सुना होगा वीडी सावरकर का भी बर्थ एनिवर्सरी था 28 मई को। तो 28 मई को जब वीडी सावरकर का बर्थ एनिवर्सरी थी तो इनके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्ज़ाम में, तो डिटेल को देख लेते हैं। बस याद रखेंगे आप अभिनव भारत सोसाइटी, बाकी डिटेल को देखते हैं वीडी सावरकर से रिलेटेड। तो इनका जन्म हुआ 28 मई को 1883 को। कहाँ पे हुआ फ्रेंड्स? भागुर विलेज में, नासिक के पास है ये, महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखेंगे भागुर जिला। 26 फरवरी को 1966 में इनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू फास्टिंग। ये वीडी सावरकर या वीर सावरकर क्या थे फ्रेंड्स? तो ये एक क्रांतिकारी थे, ठीक है, फ्रीडम फाइटर थे। तो इनकी डेथ हो जाती है फास्टिंग के कारण। ये अपने मर्जी से ये फास्टिंग कर रहे थे, इसके कारण इनकी डेथ होती है। अब बात करते हैं अगर इंडियन इंडिपेंडेंस में ये बहुत ही एक्टिव रहते थे, एक्टिविस्ट थे ये, बाय प्रोफेशन पॉलिटिशियन थे, लॉयर थे और राइटर भी थे। तो इनको एक और नाम से जाना जाता है, याद रखें, एक तो वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है, आप लोग बहुत फ्रिक्वेंट जानते होंगे नाम को। एक और नाम याद रखें, स्वतंत्र वीर सावरकर, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र वीर सावरकर। इनको 50 साल का काली पानी का सज़ा भी दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। काला पानी का सज़ा अंडमान निकोबार में दिया जाता है फ्रेंड्स, अंडमान निकोबार में एक जेल है। अब ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन था जो इनके द्वारा स्थापित किया गया था, जैसे अभिनव भारत सोसाइटी। अभी हम लोग इसी बात पे डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन में। ये पुणे से इन्होंने स्टार्ट किया था 1904 में। इसके अलावा फ्री इंडिया सोसाइटी का भी गठन किया इन्होंने लंदन में। इसके बाद हिंदू महासभा 1933 में इन्होंने ये गठन किया था। अभिनव भारत सोसाइटी को याद रखेंगे एक और नाम यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यंग इंडिया सोसाइटी इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो फ्री इंडिया सोसाइटी ये किसने फाउंड किया था? तो मैडम भिकाजी कामा फाउंडर थी, भिकाजी कामा फ्री इंडिया सोसाइटी की। इसके अलावा हिंदू महासभा जो 1933 में फाउंड किया गया था मुस्लिम लीग के अगेंस्ट में। तो ये हिंदू महासभा के फाउंडर जो थे इन लोगों को याद रखेंगे, एक तो वीडी सावरकर, लाला लाजपत राय, वीडी सावरकर, लाला लाजपत राय। इसके बाद मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय, ये तीनों ने इन्होंने मिलकर ही इस हिंदू महासभा का फाउंड किया था। इसके अलावा अगर बात करते हैं इनकी कुछ बुक्स की, तो जोसेफ मजीनी बायोग्राफी एंड पॉलिटिक्स एक बुक इनका है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें 1857 के जो क्रांतिकारी थे उनके बारे में लिखा गया है इनके द्वारा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बुक है इनकी, हिंदुत्व, हु इज़ हिंदू, इसको मार्क कर लेंगे, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुत्व, हु इज़ हिंदू,
ये एक बुक इन्होंने लिखा है। अब अगर बात करते हैं, सबसे पहले इंडिया को जो हिंदू राष्ट्र बनाने का आइडिया दिया इन्होंने ही दिया था, और इन्होंने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को बढ़ावा दिया, डेवलप किया था। इसीलिए आज बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं है फ्रेंड्स। तो ये लोग के पर्सपेक्टिव से पोर्ट ब्लेयर जिसकी राजधानी है अंडमान निकोबार की, वहाँ पे एक एयरपोर्ट बनाया गया, उसका नाम दे रखा गया है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका पहले पुराना नाम चेंज करके वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। तो इसको याद रखेंगे। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी, याद रखेंगे। इनके सारे फैक्ट्स को फ्रेंड्स कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स। अपने जितने भी सोशल मीडिया के आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उन सब में इसको शेयर करें, ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। KFON नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स। ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? अगर आपने इसका नाम सुना होगा तो आप इजीली आंसर टिक कर सकते हैं कि ये केरला गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है अभी। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है KFON में? तो KFON इम्पोर्टेंट है कि ये फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क से जुड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट है जो कि केरल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसके फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बात किया फ्रेंड्स, KFON केरला गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। KFON का फुल फॉर्म केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क है। इसको दिसंबर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। अभी कोरोना वायरस के कारण कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया जा रहा है। और इसमें जो इसका एम है वो लिंक करना सभी घर को और ऑफिसेज को जो भी स्टेट में है उसको ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो स्कीम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम चल रहा है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से, उसके अंडर आता है। अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने 1548 करोड़ का फंड एलोकेट किया है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो ये स्टेट के IT इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा स्टेप 1 इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इस प्रोजेक्ट में नेट कनेक्टिविटी दिया जाएगा सभी फैमिलीज़ को, आइदर वो बिलो पॉवर्टी लेवल के गाइडलाइन में आते हों या तो ना आते हों, एक एफोर्डेबल रेट्स पे। तो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का भी यही एम था फ्रेंड्स, पूरे इंडिया को फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू इंटरनेट हर कोने में पहुंचाना, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल तर्ज पे केरला गवर्नमेंट के द्वारा KFON स्कीम लॉन्च किया गया। तो इसको भी याद रखेंगे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर अगर आपको पता होगा, ये हर साल 31 मई को मनाया जाता है फ्रेंड्स। हर साल इसको 31 मई को मनाया जाता है। और इस साल का थीम याद रखें, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 मई को मनाया जाता है, थीम याद रखेंगे प्रोटेक्टिंग यूथ। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आपको ये सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, स्टडी ग्रुप जो हैं, सब में शेयर करें। और जो लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। सब्सक्राइब लाल बटन दब जाना चाहिए, किसी तरीके से हो कुछ भी करो, लेकिन लाल बटन दबाओ और बगल की घंटी को भी दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा लास्ट, जो भी लोग अनअकैडमी पे किसी कोर्सेज में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप ये मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको वहाँ पे 10% तक का छूट मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अनअकैडमी पे जो भी SSC, CHSL, CGL, SBI क्लर्क, RBI, असिस्टेंट मेंस के, NTPC ग्रुप डी के सारे सब्जेक्ट के कोर्सेज और टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। तो आप वहाँ से परचेज करके आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं फ्रेंड्स फिर से अपने कुछ इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स के सेशन के साथ। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।